प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 का लेसन नंबर 2 करेंगे। लेसन का नाम है बच्चों भोजन के घटक। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था और इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। एक ही प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर और भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली और सब्जियां हो सकती हैं। तो बच्चों, अलग अलग व्यंजन के हिसाब से अलग अलग उसमें घटक हो सकते हैं। जैसे एक क्रियाकलाप करते हैं, आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन या सब्जी हो सकती है, इसमें दही, मट्ठा और अचार भी शामिल हो सकता है। तो बच्चों, इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए हैं 2.1 में, और अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए और 2.1 में दर्शाई गई विधि से इसको पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए कि हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं बच्चों, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है और जो हमें पादपों और जंतुओं से प्राप्त होती है। सारणी देखिए बच्चों 2.1, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के कुछ सामान्य भोजन। जैसे पंजाब के भोजन, आंध्र प्रदेश के भोजन। पंजाब का भोजन मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही और घी। तो बच्चों, ये पंजाब में खाए जाने वाले व्यंजन हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश के व्यंजन हैं चावल, अरहर की दाल और रसम या चारू, कुंदरू, मट्ठा, घी और अचार। तो बच्चों, ये 2 राज्य हैं जिनके व्यंजन यहाँ सारणी में दिखाए गए हैं। इसी तरह आप अपने राज्य के यहाँ पर व्यंजन लिख सकते हैं। जैसे दिल्ली के व्यंजन लिख सकते हैं कि दिल्ली में क्या क्या खाया जाता है, तो आप इसको भरिए यहाँ पर क्या क्या खाया जाता है। तो बच्चों, कच्ची सामग्री के बारे में जानेंगे कि कच्ची सामग्री हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रूक्षांश और जल भी शामिल है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? तो बच्चों, कुछ पोषक तत्व होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, रूक्षांश और जल, और ये पोषक तत्व सभी के शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ साधारण विधियों से हम ये जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक तत्व उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल हैं। आइए हम इन परीक्षणों को
करके परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखें। तो बच्चों हम कुछ परीक्षण करेंगे, इनका इसमें सारणी 2 में विवरण देंगे। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परखनलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन और कच्ची सामग्री पर करेंगे। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। हम अपना परीक्षण इन पर अन्य किसी उपलब्ध खाद्य सामग्री पर भी कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित हैं। और कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में मौजूद होते हैं। तो बच्चों परीक्षण करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? आयोडीन का तन्नु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदें टिंक्चर आयोडीन की मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट के विलयन में 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोल दीजिए, कॉपर सल्फेट का विलयन बन जाएगा। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन प्राप्त हो जाएगा। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। तो देखते हैं मंड का परीक्षण कैसे होता है बच्चों। क्रियाकलाप 2 में देखिए मंड के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तन्नु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन होता तो उसको देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया है। यदि ये नीला या काला पड़ जाए तो यह मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। तो आप देख सकते हैं चित्र में, इसमें मंड की उपस्थिति को दर्शाया गया है। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किस में मंड है। अपने परीक्षणों को सारणी 2.2 में नोट कीजिए। तो बच्चों देखिए, कच्चा आलू इसके साथ मंड का परीक्षण दोहराया हमने, इसमें मंड उपस्थित होता है। दूध के साथ दोहराया, इसमें मंड नहीं होता। मूंगफली के साथ, बिना पके हुए चावल के साथ, तो इसमें भी नहीं होता, इसमें भी मंड नहीं होता। हाँ, बिना पका हुआ चावल इसके अंदर मंड होता है, पका हुआ चावल इसमें भी मंड होता है। आइए बच्चों अभी प्रोटीन के परीक्षण के लिए हमें देखते हैं कि प्रोटीन का परीक्षण कैसे किया जाता है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लीजिए। खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है। यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल दें। 10 बूंदें जल डाल करके उसे अच्छी तरह से हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। इसमें हमने 2 विलयन मिलाए, 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडा, और अच्छी तरह से हिला करके कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए। आपने क्या देखा कि क्या परखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया है, बैंगनी रंग का हो गया। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाएगा। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ भी दोहरा सकते हैं। तो बच्चों अपने परीक्षणों को सारणी में लिखिए। आगे हम वसा के लिए परीक्षण करेंगे। तो प्रोटीन वाला जो बॉक्स है ये है, इसमें लिख सकते हैं आप। कच्चे आलू में प्रोटीन नहीं होता, दूध में प्रोटीन होता है, मूंगफली में प्रोटीन होता है, इसमें हाँ भरेंगे। बिना पके हुए चावल में प्रोटीन नहीं होता। सूखे नारियल में नहीं होता। बिना पकी अरहर की दाल इसमें होता है प्रोटीन, दाल में। तो वसा के लिए परीक्षण के लिए तैयार हो जाइए बच्चों। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए।
इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें कागज़ फट न जाए। कागज़ में लपेटकर हम इसको कूटने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कागज़ फटे न। अब कागज़ को सीधा कीजिए, ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस कागज़ पर तेल के धब्बे हैं। कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा न रहे, इससे पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित है। इससे पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। अगर हम कागज़ को थोड़ी देर के लिए धूप में सुखा देते हैं और वो धब्बा उड़ जाता है, बिल्कुल वहाँ पर कोई भी धब्बा दिखाई नहीं देता तेल का, तो हम कह सकते हैं कि उसमें वसा उपस्थित नहीं है, क्योंकि उसमें पानी था, इस वजह से वो गीला हो गया था, धब्बा दिखाई दे रहा था। और यदि धब्बा वैसे का वैसा बना रहता है तो हम कह सकते हैं कि उसमें वसा उपस्थित है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन और मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया और जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो? हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन और खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? तो क्या करते हैं बच्चों? विभिन्न पोषक कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा युक्त भोजन, ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन भी बनेगा हमारा, इन दोनों को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। चित्र में देखिए 2.3 में ये कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं, ये प्रश्नों में पूछे जाएंगे। जैसे आलू है, शकरकंदी है, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूँ। तो ये बच्चों कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब देखते हैं बच्चों प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन किसके अंदर होता है? मूंगफली के अंदर पाया जाता है, गिरी के अंदर पाया जाता है, और नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल और तिल। बच्चों ये वसा के स्रोत हैं। वसा के स्रोत ऐसे स्रोत जो पादपों से प्राप्त होते हैं अथवा पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। और वसा के ऐसे स्रोत जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो हैं मक्खन, दूध, क्रीम, अंडे, मछली, घी, मांस। तो ये जंतुओं से प्राप्त होने वाली वसा है। तो बच्चों आप देख ही सकते हैं वसा किन पदार्थों में पाई जाती है। मूंगफली में भी पाई जाती है, बादाम में भी पाई जाती है वसा, सोयाबीन के तेल में, नारियल के तेल में, सूरजमुखी के तेल में। आगे बच्चों जानते हैं, देखते हैं कि प्रोटीन किन के अंदर पाया जाता है। प्रोटीन के कुछ स्रोत हैं बच्चों, जैसे कुछ पादप स्रोत हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले स्रोत ये वाले, चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, ये ऐसे स्रोत हैं जो पादपों से प्राप्त होते हैं। और जंतुओं से प्राप्त होने वाले स्रोत, जंतुओं से कौन से स्रोत हैं?
मांस, मछली, पनीर, अंडे, दूध। तो बच्चों इनके अंदर प्रोटीन मौजूद होता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। शरीर की जो वृद्धि होती है वो प्रोटीन युक्त भोजन खाने से होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन के बारे में जानेंगे बच्चों। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ विटामिन विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। यहाँ पर 6 विटामिन दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। देख सकते हैं बच्चों, विटामिन ए के स्रोत, कौन से स्रोतों में विटामिन ए पाया जाता है। तो ये चित्र में देखिए, विटामिन ए के स्रोत पपीता, गाजर, आम, मछली का तेल, दूध, इनके अंदर विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी के कुछ स्रोत हैं, गेहूँ, चावल, यकृत, गेहूँ, चावल, यकृत, ये कुछ स्रोत हैं। जितने भी साबुत अनाज होते हैं उनके अंदर विटामिन बी पाया जाता है। जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, जितने भी खाने वाले अनाज होते हैं उनमें सब के अंदर विटामिन बी होता है। विटामिन सी के कुछ स्रोत दिए गए, संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, इनमें विटामिन सी होता है। नींबू, आंवला, तो इनमें विटामिन सी पाया जाता है बच्चों। विटामिन डी के कुछ स्रोत हैं बच्चों कि विटामिन डी दूध, मक्खन, मछली, अंडे, यकृत, इनके अंदर विटामिन डी होता है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 से चित्र 2.9 में दिखाए गए हैं, जो कि हम अभी अभी रीड कर चुके हैं। तो बच्चों इसके अलावा हमारे भोजन में खनिज लवण होना चाहिए और उन खनिज लवणों के बारे में हम अभी रीड करेंगे। हमारा शरीर सूर्य से भी कुछ प्राप्त करता है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। तो बच्चों विटामिन डी जो है वो सूर्य से प्राप्त होता है, हमें सूर्य के प्रकाश से। कुछ लवण होते हैं, जैसे पालक से हमें लवण प्राप्त होता है, खनिज लवण प्राप्त होते हैं। फास्फोरस के कुछ स्रोत दिए गए हैं बच्चों, जैसे अदरक है और मछली है, पालक है। तो ये देख सकते हैं आप। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता होती है अल्प मात्रा में। शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत चित्र 2.10 में दिखाए गए हैं। कुछ जैसे और दिखाए गए हैं खनिज के स्रोत, आयोडीन के स्रोत। सबसे पहले हम आयोडीन के स्रोत देखते हैं। आयोडीन किसके अंदर पाया जाता है? इनके अंदर आयोडीन पाया जाता है, पालक, अदरक, मछली। फिर फास्फोरस किसके अंदर पाया जाता है बच्चों? दूध, केला, दूध के अंदर, केले के अंदर, मिर्च के अंदर, और ये कुछ और स्रोत दिए गए हैं। लोहा किसके अंदर पाया जाता है? पालक के अंदर, सेब के अंदर, यकृत के अंदर, इनके अंदर लोहा पाया जाता है। कैल्शियम के स्रोत दूध और अंडा है, दूध और अंडे में कैल्शियम पाया जाता है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं, जैसा कि सारणी 2.2 में परीक्षणों को लिखते समय इस बात को हमने देखा था। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों
और जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता भी करते हैं। रुक्षांश बच्चों सलाद को कहते हैं, या सूखे जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनके लिए सूखा चारा जो होता है वो रुक्षांश होता है, जबकि हमारे लिए सलाद जो होता है वो रुक्षांश होता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र, पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को कितने जल की आवश्यकता होती है? वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम दरों रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। ये देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल, सब्जी को काटा या छीला मसला जाता है, ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो सकती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। तो आइए बच्चों संतुलित आहार के बारे में जानते हैं। संतुलित आहार क्या होता है? सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न तो अधिक आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम हो। हमारे शरीर में या हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। हमारे आहार में सभी पोषक तत्व मौजूद होने चाहिए, तभी हम उसको संतुलित भोजन कह सकते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? क्या आप सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग और चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिसी, थेपला, अनाज, दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां और इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी भोजन संतुलित आहार खा सकते हैं। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? पहले ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं? क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है। छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उसके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं अथवा पानी के साथ बह जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है और इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में
अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवण की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हमें अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बुद्धों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त भोजन खाना सर्वोत्तम भोजन है। तो क्या किया बुद्धों ने, एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर मात्रा में वसायुक्त भोजन उसने खाया और इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया। क्या आप सोचते कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए ठीक नहीं होता, बहुत हानिकारक होता है। ये हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। आप देख ही सकते हैं इस चित्र में, इसको ये मोटापे का शिकार हो गया और वसायुक्त भोजन खाने की वजह से। अब हम जानेंगे बच्चों अभावजन्य रोगों के बारे में। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यदि ये कमी लंबे समय अथवा अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहा जाता है। वे रोग, तो बच्चों इसकी जो परिभाषा है, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहा जाता है। तो ये इसकी परिभाषा है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरोध होना, चेहरे पर सूजन आ जाना, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है। ऐसा व्यक्ति दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग और विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी में दिखाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। तो बच्चों ये था हमारा लेसन नंबर 2। कुछ एक सारणी देखिए बच्चों। इस सारणी में कुछ विटामिन दिए गए हैं। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग, इम्पोर्टेंट सारणी है। विटामिन ए की कमी से अक्षीणता, दृष्टिहीनता होता है, यानी कम दिखाई देना, कमज़ोर दृष्टि हो जाती है, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से या विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, दुर्बल पेशियां हो जाती हैं और काम करने की ऊर्जा कम हो जाती है। विटामिन सी की कमी से सकरवी रोग होता है, मसूड़ों से खून निकलता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, अस्थियां मुलायम हो जाती है और टेढ़ी हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत अक्षय, दांतों का टूटना, दांतों का कमज़ोर होना और हड्डियों का कमज़ोर होना कैल्शियम की कमी से होता है, कमज़ोर अस्थियां और दंत अक्षय। आयोडीन की कमी से गेंग अथवा गोइटर रोग हो जाता है। लक्षण क्या दिखाई देते हैं? गर्दन की ग्रंथि फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता हो जाती है। और लास्ट हमारा है लोहे की कमी से अरक्ता रोग हो जाता है, जिसमें कमज़ोरी दिखाई देती है। आइए बच्चों इसके लेसन के कुछ प्रश्न करते हैं। अभ्यास के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखें। तो लेसन में हमने किए थे
कार्बोहाइड्रेट किया था, आप लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। दूसरे नंबर पर आप लिख सकते हैं प्रोटीन। तीसरे नंबर पर आप लिख सकते हैं वसा। और पॉइंट नंबर 4 लिख सकते हैं खनिज लवण। खनिज लवणों में अनेक लवण आते हैं, कैल्शियम, लोहा, आयोडीन, इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। तो विभिन्न पोषक तत्व बच्चों इसमें आप लिख सकते हैं, लेसन से भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित के नाम लिखिए पोषक जो हमारे मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा होता है? 2 होते हैं, एक होता है कार्बोहाइड्रेट और दूसरी होती है वसा। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होता है वो होता है प्रोटीन। गए देखिए वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक होता है विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम। 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वसा वाले स्रोत लिखें जो चित्र में दिखाए गए थे, वहाँ से आप लेसन में से लिख सकते हैं। वसा के लिए लिखेंगे जैसे अंडे हो गया, और जितने वनस्पति तेल होते हैं, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, घी और तेल, इसमें आप लिख सकते हैं। मंड के लिए लिख सकते हैं आप चावल और आलू। आहारी रेशे के लिए लिख सकते हैं सलाद वाले जितने भी हैं आहारी रेशे होते हैं, जैसे आम, फ्रूट भी इसमें आ सकते हैं, जैसे आम, संतरा, मौसमी इसमें लिख सकते हैं। प्रोटीन के लिए आप लिख सकते हैं दालें, मूंगफली। इनमें सही कथन को अंकित कीजिए। केवल दाल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, तो बच्चों ये सही नहीं है, ये गलत है। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, ये सही है। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना होता अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, ये भी सही है। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, ये गलत है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विटामिन डी के अभाव से होता है कौन सा रोग होता है? विटामिन डी के अभाव से रिकेट्स नामक अभाव रोग हो जाता है। खैमे बेरी नामक रोग होता है विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी इसमें भरेंगे की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से शकरवी रोग होता है, इसमें शकरवी भर देंगे, शकरवी। हमारे भोजन में खालिस्तान के अभाव से रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से ये रोग होता है। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन